यार इसको स्कैम करना नहीं बोलते। रोमन रेंस को ड्राफ्ट के पूल में तो डाल दिया, लेकिन स्मैकडाउन में ड्राफ्ट के पूल से हटा भी दिया। लेकिन रीजन क्या था इसके पीछे? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि ड्राफ्ट का एडिशन था। और आज मेरे शो के बारे में कुछ हार्श ओपिनियन होने वाले हैं, ऑनेस्टली मुझे जैसा लगता है। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो मुझे ऐसे दिखती है कि जो ड्राफ्ट का पूरा माहौल है उसको सेट कर दिया गया है। ऑफिस में बैठे होते हैं अपने अपने रॉ और स्मैकडाउन के लोग, जनरल मैनेजर की, भैया आज हमको ये सुपरस्टार पिक करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। इवन हमको एनएक्सटी परफॉर्मेंस सेंटर से भी फुटेज दिखती है जहां पे सारे एनएक्सटी के सुपरस्टार्स बैठे होते हैं कि आज भैया देखते हैं ड्राफ्ट में क्या होगा। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग में एंगल आता है वो बैक स्टेज से आता है। पॉल हेमन होते हैं और केला ब्रैक्सटन का इंटरव्यू कर रही थी, एक तरीके से इंटरव्यू ही कर रही थी। और पॉल हेमन ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात रिवील करी। वो कहते हैं कि रोमन रेंस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है ड्राफ्ट से। रोमन रेंस ने स्मैकडाउन को बनाया कोविड के बाद से, मतलब वो सारे जो है उनकी तारीफें गिना रहे होते हैं। और सिंपली यहाँ पे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि रोमन रेंस अब इस ड्राफ्ट का पार्ट नहीं होने वाले हैं। अब आपको पता है पिछली कुछ वीडियोस में आपको बता रहा था कि ड्राफ्ट का जो पूल है उसमें रोमन रेंस है, यानी कि रोमन रेंस का भी हमको पता चलेगा कि वो कौन से ब्रांड पर स्टे करने वाले हैं। फिर उसकी वजह से ब्लड लाइन का क्या स्टेटस होगा वो भी हमको पता चलता है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सिंपली रोमन रेंस को ड्राफ्ट से ही हटा दिया है। ये थोड़ा वियर्ड मूव मुझे लगा। भी डेफिनेटली इसके बारे में और बात करेंगे क्योंकि शो में कुछ और भी चीजें हमको पता चली है। लेकिन रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार के ड्राफ्ट का पार्ट नहीं रखा है। स्मैकडाउन के पूल में थे, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रॉ में कुछ होगा तो भाई वैसा भी कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। इसके बाद शो पर हमको कोरी ग्रेव्स दिखते हैं, रिंग के बीचों बीच खड़े होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए पूरा माहौल सजा हुआ था। आज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थोड़ी सी अलग तरीके से लगाई थी उन्होंने, क्योंकि जो वो टेबल थी उसमें एक साइड एजे स्टाइल्स के लिए अलग और कोडी रोड्स के लिए अलग। इसके बाद दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं। एजे स्टाइल्स बोलते हैं इससे पहले कि मैं साइन करूं कॉन्ट्रैक्ट को, वो समझाना चाहते हैं एल नाइट के साथ जो उनकी फ्यूड चल रही थी, मतलब क्राउड उनको बू कर रहा होता, तो वो एडमिट करते हैं इस बात को कि जो एल नाइट है उसने मेरे को कर लिया अपने हिसाब से और मैं रेसलमेनिया में हार गया, लेकिन मैंने एल नाइट को हरा दिया है और अब मैं हूं नंबर 1 कंटेंडर, क्योंकि आपको पता है बैकलैश में उनका मैच होगा। साथ में वो फिर से डस्टी रोड्स का एंगल डालते हैं। पता नहीं कोडी रोड्स की क्या कोई ऐसी फ्यूड होगी जहां पर डस्टी रोड्स का नाम ना लिया जाए। अब देखो इसमें ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि कुछ बुरा है कि यार, मतलब डस्टी रोड्स की हिस्ट्री इतनी है कि वो हर चीज में इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। सिमिलैरिटी की बात कर रहे होते हैं एजे स्टाइल्स की, कैसे एक इंसान है जिससे मुझे भी एडवाइस मिली, तुझे भी एडवाइस मिली, और वो नाम है डस्टी रोड्स का। वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे डैड से बहुत कुछ सीखा है, कैसे चीजों को कैरी करना होता है, कैसे इस टाइटल को कैरी करना होता है। और बैकलैश में हम लोग देखेंगे कि क्या कोडी रोड्स तू उस बेल्ट को सही में कैरी कर सकता है। कोडी रोड्स अपने जवाब के साथ आते हैं। वो सबसे पहले तो बोलते हैं कि मेरे को रिस्पेक्ट है एजे स्टाइल्स के लिए, तूने जो भी सारा काम किया है, और सवाल है कि क्या मैं इस वेट को, ये जो बेल्ट का वेट है उसको कैरी कर सकता हूं। और अब इस पॉइंट पर मेरे लिए ये बात जीतने के लिए नहीं रह गई है कि मैंने इस बेल्ट को जीता, भी बेल्ट मेरे पास है। वो कहते हैं मैं इसको कैसे कैरी करता हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि एजे स्टाइल्स तुम कितने ज्यादा फिनोमिनल हो। मेरे लिए कोई ड्रीम मैच नहीं है, इट्स अ मस्ट विन मैच फॉर मी। और ऐसा करके उन्होंने इस मैच को हाइप करने की पूरी कोशिशें की हैं। ये बोलने के बाद कोडी रोड्स हैंडशेक ऑफर करते हैं, जो कि इतने खुशी से कोई एजे स्टाइल्स ने एक्सेप्ट तो किया नहीं। इसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा लगा, तेरी स्टोरी फिनिश हो गई है, लेकिन ये शेम है कि बैकलैश में जो तेरा रेन था वो इतनी जल्दी एंड हो जाएगा। ऐसा करके ना यहाँ पे कोई हैंडशेक हुआ, जो एजे स्टाइल्स से वहां से चले जाते हैं। और बैकलैश का ये मेन मैच आपको पता है यार, देखो सही में बोलूं तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स के सेगमेंट में कुछ बुरा है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि कुछ अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि इतनी जोर की आंधी तबाही मची थी रेसलमेनिया के अराउंड कि अब चीजें थोड़ी सी फीकी नजर आ रही है। और ये मेरा जनरल ओपिनियन है इसके ऊपर, कुछ इसके अगेंस्ट में नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ अगेंस्ट भी हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। बट मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि ड्राफ्ट हो रहा है, चीजें सेटल होती है, थोड़ा टाइम लगता है, एंड देन शायद जो चीजें वो फिर दोबारा से पिकअप कर सकती हैं। इसके बाद शो पर क्या होता है, जब कोडी रोड्स निकल रहे होते हैं तभी ट्रिपल एच की भी एंट्री हो जाती है। ट्रिपल एच की एंट्री हुई तो उन्होंने कहा चलो भैया अब दोनों साथ में खड़े हैं तो ड्राफ्ट भी कर ले। तो ड्राफ्ट का पहला राउंड यहीं से शुरू हो गया। कोडी रोड्स ने सबसे पहले स्मैकडाउन के लिए पिक किया बियांका बिलेयर को। तो जो नंबर 1 पिक रहे इस ओवरऑल ड्राफ्ट की वो थी बियांका बिलेयर। एंड देन मंडे नाइट रॉ सिलेक्ट करता है जे उसो को। कोडी रोड्स फिर स्मैकडाउन के लिए पिक करते हैं कार्मेलो हेज को, जो कि एनएक्सटी से एक कॉल अप है। कॉल अप ही बोलना चाहिए भाई, आज का शो देख के मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगा कि एनएक्सटी को ये बिल्कुल मेन ब्रांड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो दिखाया ऐसे रहते कि जैसे कि अगर एनएक्सटी से कोई बंदा चला गया तो वो बड़ी बात है। एंड देन ट्रिपल एच मंडे नाइट रॉ के लिए सिलेक्ट करते हैं सेथ रॉलिंस को। तो इस तरीके से ये ड्राफ्ट का पहला राउंड होता है। राउंड खत्म होते ही कार्मेलो हेज ने यहाँ पे एंट्री मार ली और वो बोलते हैं कि जब बात होती है हुज नेक्स्ट की, तो हुज नेक्स्ट की बात नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा कार्मेलो हेज की बात होनी चाहिए। वहां पे वूप दैट ट्रिक के चैंट लग रहे थे, जो कि ट्रिक विलियम्स के आपको पता चैंट लगते हैं।
तो इस पर कार्मेलो हेज ने जवाब दिया, आई ऑलरेडी डिड, यानी मैं तो ऑलरेडी जो ट्रिक विलियम्स है उसको तोड़ चुका हूँ। इसके बाद वो सीधे कोडी रोड्स के ऊपर आते हैं, बोलते हैं भाई जब मैं शूट करता हूँ ना तो मैं मिस नहीं करता, और इस बार जो मैं शॉट है वो अगेंस्ट लेने वाला हूँ कोडी रोड्स के। कोडी रोड्स कह रहे भाई ये बंदा नया नया आया, ये कहाँ से उछल रहा है, तो चलो भाई इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते। और आज के शो के मेन इवेंट के लिए कोडी रोड्स और कार्मेलो हेज का जो मैच है उसको WWE ने ऑफिशियल कर दिया। ये देख के अच्छा लगा कि कार्मेलो हेज को इस तरीके से WWE स्पॉटलाइट दे रही है, जो कि मेन रोस्टर के फैंस के साथ इंट्रोडक्शन करने के लिए एक बहुत सही एंगल है। इसके बाद शो पर रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस हुम्बर्टो कैरियो वर्सेस एंजल गार्जा का मैच था। कुछ बहुत स्पेशल नहीं है यहाँ पे, 619 और उसके बाद प्रोजेक्ट ड्रैगन लगाया और ये मैच जो है रे मिस्टीरियो की टीम जीत गई। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा खुलासा होता है, और मुझे नहीं पता लोग इसके बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं कर रहे, इस वजह से क्योंकि स्टोरी लाइन का जो स्टॉक है वो उतना हाई नहीं है, शायद ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन सांतोस एस्कोबार आते हैं और वो कहते हैं रुक जाओ भैया, तुम हमेशा मुझे ब्लेम कर रहे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि असली में कहानी क्या है। और रे मिस्टीरियो जब तू इस फुटेज को देखेगा ना तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तुमको फुटेज में क्या दिखता है कि कार्लिटो वो बंदे हैं जिन्होंने ड्रैगन ली के ऊपर अटैक किया था रेसलमेनिया से पहले, और उसकी वजह से ड्रैगन ली रेसलमेनिया के मैच का पार्ट नहीं बने थे। कार्लिटो की भाई फट गई वहां पे, वो सोचते हैं यार ये तो मेरा सारा इन्होंने एक्सपोज मार दिया है, यहाँ पे एक्सपोजे मार दिया है। इसके बाद उन्होंने ड्रैगन ली के ऊपर फिर से अटैक किया, रे मिस्टीरियो के ऊपर धक्का दिया, ड्रैगन ली को फिर तोड़ा और वहां से वो भाग के निकल लेते हैं। कार्लिटो की ऐसी वहां पे शक्ल हुई ना कि अब अगर मैं यहाँ पे ज्यादा टिका तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो ये बहुत ही अलग एंगल हो गया स्टोरी लाइन के, कार्लिटो ही वो बंदे हैं जिन्होंने ड्रैगन ली के ऊपर अटैक किया था। मुझे तो लग रहा था ये एंगल ही ड्रॉप हो चुका है, इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करेगा कि वो हुआ क्या, लेकिन WWE ने इसको स्टोरी लाइन में बना के चीजें मैं कह सकता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग बना दी इससे। इसके बाद शो पर ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर का मैच था। और देखो एक तो होते हैं WWE के अंदर स्क्वॉश मैचेस कि हाँ भैया चलो जल्दी से निपट गए, यहाँ पे आप ये चीज इंटरेस्टिंग नोटिस करना कि ब्रॉन ब्रेकर किसी लोकल टैलेंट को उठा के नहीं लेके आ रहे, उन सुपरस्टार्स को वो तोड़ रहे हैं जो कि थोड़ा बहुत नाम अपना मेन रोस्टर में या फिर WWE की जो ऑडियंस है उसके बीच में फेमिलियर है। सेड्रिक अलेक्जेंडर को स्पीयर लगा के जो उन्होंने तोड़ा है, जिस तरीके से WWE मेन रोस्टर के लिए बिल्ड कर रही है ब्रॉन ब्रेकर को, बहुत ही इंप्रेसिव है। अगर WWE ने ब्रॉन ब्रेकर के साथ एफ किया, ट्रिपल एच ने किया, तो भाई मेरे को लगता है यार कि मतलब फिर तो क्या ही बोलूं मैं, कुछ है नहीं, वो है नहीं, इतना बेकार हो गया कि सब स्पीचलेस ही हो गया। मैं ये रिएक्शन होगा मेरा, मैं नहीं चाहता ब्रॉन ब्रेकर के साथ यहाँ से कुछ गड़बड़ हो। अभी इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता लगता होगा लेकिन कुछ होता नहीं है, बट मुझे यहाँ पे लगता किसी भी तरीके से टॉलरेट किया जा सकता है इस चीज को कि अगर ब्रॉन ब्रेकर के साथ कुछ गड़बड़ होती है, क्योंकि अब तक जो प्रेजेंटेशन है उनकी वो बहुत ज्यादा कमाल की है। इसके बाद राउंड 2 आता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कल वीडियो में कि जो WWE के लेजेंड्स है वो भी होंगे, मिशेल मैकूल, टोरी विल्सन होती है। मिशेल मैकूल ने सबसे पहले राउंड 2 में स्मैकडाउन के लिए पिक किया है रैंडी ओटन को, और टोरी विल्सन बताती हैं कि ब्रॉन ब्रेकर चल दिए हैं मंडे नाइट रॉ की तरफ। तो ये मेन रोस्टर का उनका जो है कॉल अप हो चुका है। नाया जैक्स होंगी स्मैकडाउन के ऊपर एंड देन लिव मॉर्गन होंगी मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो ये ड्राफ्ट का जो राउंड 2 भी इस तरीके से हो गया। इसके बाद हमको बैक स्टेज से पॉल हेमन दिखते हैं और वो एक एसयूवी की तरफ देख रहे थे। अब एसयूवी वहां से आ रही है, पॉल हेमन यहाँ पे खड़े हुए हैं, पॉल हेमन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर उनको रियलाइज होता है कि अरे भाई यहाँ पे तो सोलो सिकोवा ज्यादा नेता बन रहा है, ये तो ट्राइबल चीफ है। तो वो जल्दी जल्दी जाते हैं दरवाजा खोलने, और सोलो सिकोवा इस बात से चिड़े हुए होता है कि इसने बोला दरवाजा क्यों नहीं खोला, मेरे लिए डोर क्यों नहीं खोला, जैसे वो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के लिए खोलता था। पॉल हेमन पहले बोलते सॉरी अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी, मुझे दरवाजा जो तेरे लिए खोलना है। सोलो सिकोवा ने आज अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे तो उनको थोड़ी सी डिफरेंट फील दे रहे थे। इसके बाद क्या होता है, सोलो सिकोवा पूछते हैं क्या ब्लड लाइन ड्राफ्ट हो चुकी है, तो पॉल हेमन कहते हैं अभी नहीं हुई। इसके बाद सोलो सिकोवा बोलते हैं मुझे सारी डिटेल्स दो भैया अब तक क्या हुआ है। तो पॉल हेमन बताते हैं कि रोमन रेंस ने जो है इस ड्राफ्ट से विड्रॉ कर लिया है बिल्कुल शो से पहले, और तुम जो ब्लड लाइन में मेंबर ऐड कर रहे हो तो एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं पता चल पा रहा कि जब कोई बंदा कोई मतलब रॉ या स्मैकडाउन से ब्लड लाइन को लेगा तो कौन लोग आने वाले हैं ड्राफ्ट में। अब जब ये उन्होंने बोला तो सोलो सिकोवा सोच रहे थे ये बंदा बोल क्या रहा है यहाँ पे, इतने में ही टामा टोंगा निकल के आते हैं और सोलो सिकोवा बोलते हैं पॉल हेमन से भाई जरा एक बार और बोलना तूने क्या बोला। इससे पहले कि पॉल हेमन बोलते पीछे से आके केविन ओवेंस ने अटैक कर दिया, बहुत ज्यादा गुस्से में था। आपको पता केविन ओवेंस जब गुस्से में होते हैं बिल्कुल पागलों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने सोलो को भी मारा, टामा टोंगा को भी मारा, सिक्योरिटी आती है, इतने ज्यादा चिल्ला रहे थे। अगर आप ईयरफोन हेडफोन लगा के देख रहे हो तो भाई आपको तो साइड में फेंकना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा हल्ला कर दिया था इन्होंने। नेक्स्ट शो पर केला ब्रैक्सटन जो इंट्रोड्यूस करती है बियांका ब्लेयर को, उनके कबूकी वॉरियर्स के मैच के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद कबूकी वॉरियर्स आती है, जेड कारगिल भी आती है, बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए, ये ऐसे एक दूसरे से चिल्ला रहे हैं। लेकिन असली जो कहानी वो तो पीछे से शुरू होती है। वहीं से WWE ने डायरेक्ट जो शॉट दिखाया वो था टामा टोंगा और केविन ओवेंस का,
वो लड़ते हुए पीछे से आ रहे हैं, बिल्कुल मार रहे हैं एक दूसरे को, सोलो सिकोवा भी आ जाते हैं, तो केविन ओवेंस के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। बट गेस व्हाट, यहाँ पे कौन सेव करने के लिए आता है केविन ओवेंस को? इट्स द वाइपर रैंडी ओर्टन। और आपको पता उनकी हिस्ट्री भी है ब्लड लाइन के साथ, उन्होंने आके जो है सेव किया। इवन वो तो आरक्यू भी हिट करने जा रहे थे सोलो सिकोवा को, वो तो सोलो सिकोवा ने किसी तरीके से बस एस्केप कर लिया। उसके बाद भी रैंडी ओर्टन मारने पीटने के लिए जा रहा था, लेकिन सिक्योरिटी वाले बंदे इतने होते हैं कि उनको सेपरेट किया जाता है। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए मैच भी ऑफिशियल कर दिया है, सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा वर्सेस रैंडी ओर्टन और केविन ओवेंस। तो थोड़ी सी आप कह सकते हो बैकलैश वाले शो की जो स्टार पावर है वो बढ़ गई है। और रैंडी ओर्टन का ब्लड लाइन में आना मेरे दिमाग में अभी से ये खिचड़ी और पका रहा कि जिस पॉइंट पर अगर रोमन रेंस वापस आएंगे तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू रैंडी ओर्टन और रोमन रेंस का मैच कर सकती है, क्योंकि ये वाला मैच पहले जो उनके मैचेस हुए हैं उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। इसके बाद शो पर आता है ड्राफ्ट का राउंड 3। यहाँ पे बबा रे और डीवॉन डडली होते हैं। बबा रे ने सबसे पहले स्मैकडाउन के लिए सिलेक्ट किया एले नाइट को, डीवॉन डडली ने मंडे नाइट रॉ के लिए रिकोशे को। फिर हमको ये पता चला कि ब्लड लाइन यानी कि सोलो सिकोवा, एमएफटी, टामा टोंगा और पॉल हेमन, ये सारे लोग स्टे करने वाले हैं स्मैकडाउन के ऊपर एंड देन मंडे नाइट रॉ पे जाएंगे शेमस। तो अभी तो ब्लड लाइन का जो स्टेटस है वो स्मैकडाउन के लिए दिख रहा है, लेकिन चीजें चेंज हो सकती है रोमन रेंस के आने पे। उस चेंज के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। नेक्स्ट चीज थी शो पर टिफनी वर्सेस नेओमी का मैच, और मैच तो रिंग में धुआंधार चल रहा था। दूसरी तरफ जो कमेंट्री टेबल है वहां पर बेली बैठी हुई होती है। नाया जैक्स आई थी स्मैकडाउन में, उनको ड्राफ्ट के लिए पिक किया गया, तो उन्होंने बोला था लेट क्यों करना, उन्होंने सीधा ही बेली के ऊपर आकर अटैक कर दिया। रिंग में टिफनी ने डबल मून सॉल्ट लगा दिया, और ये जो मैच है बैकलैश के लिए अब इन्होंने ट्रिपल थ्रेट वाला बना दिया। तो यानी कि सारे लोग लड़ेंगे अब इस बेली की चैंपियनशिप के लिए, मतलब कि टिफनी और नेओमी दोनों को मौका मिलने वाला है। शो पर हमको एक ब्लॉगर कैरन क्रॉस भी दिखाई दिए, जो कि सुताई होते हुए दिखा रहे थे। ये हो रही थी न्यू कैश रिपब्लिक की और ऑथर्स ऑफ पेन की तरफ से ये हो रही थी, और वो बस इन्होंने अब मैच भी जो है आगे जाके ऑफिशियल कर दिया। इसलिए राउंड 4 आता है इस ड्राफ्ट का। टेडी लॉन्ग और जेबेल होते हैं। टेडी लॉन्ग ने स्मैकडाउन के लिए एजे स्टाइल्स को सिलेक्ट किया है, और मंडे नाइट रॉ के लिए है अल्फा अकेडमी। इसके बाद स्मैकडाउन के लिए अंद्रादे होने वाले हैं। और यार यहाँ पे मौका था टेडी लॉन्ग के पास वो अंडरटेकर वाली चीज को अंड्राडे से करने का, वो शायद उन्होंने मिस कर दिया, पता नहीं क्यों। मेरे इतनी क्रिएटिविटी तो लगा ही सकते थे। और मंडे नाइट रॉ के लिए कियाना जेम्स, जो कि एनएक्सटी से आने वाली है, और उसके बाद उनको अच्छे से इंटरव्यू भी दिखाया गया, तो उसको भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिग डील की तरह ट्रीट किया है। इसके बाद शो पर कार्मेलो हेस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच था। मैं अगर आपसे बोलूं कि कार्मेलो हेस ने इस मैच को ज्यादा इंप्रेसिव दिखाया है, तो सोचो कार्मेलो हेस की जो इन रिंग एबिलिटी है वो कितनी ज्यादा है, क्योंकि कोडी रोड्स भी किस लेवल पे परफॉर्म करते हैं आपको पता है। एक जो इनके डबल स्प्रिंग बोर्ड वाले मूव से जब वो साथ में भी कर रहे होते तो थोड़ी सी क्रैश लैंडिंग हुई कोडी रोड्स की, और क्या उनसे उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है उस पॉइंट पे तो लगा, लेकिन मैच फिनिश का तो लग रहा था कि मामला जो है थोड़ा ठीक ही है। एंड में जाके जीतना तो भाई यहाँ पे कोडी रोड्स को ही था, क्रॉस रोड्स उन्होंने लगाया, और ये वाला मैच जो वो जीत चुके हैं। मैच खत्म होने के बाद एजे स्टाइल्स भी आगे उनको कन्फ्रंट करते हैं और ऐसा अपने गुस्सा दिखाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हैंडशेक जरूर कर लिया। अब अगर हम स्मैकडाउन के बाद की बात करें तो आज आपको पता शो पर सीएम पंक भी एडवर्टाइज थे, वो तो कहीं पर थे नहीं, एक चुपके से देख रहे थे। आप इस फोटो के अंदर देखो, ये पता नहीं इतना ज्यादा मजाक क्यों बन गया इस पे सीएम पंक की, आया तो सीएम पंक लेकिन वो सिर्फ देख रहा था शो चुपके से। बट शो खत्म होने के बाद उन्होंने एक प्रोमो कट किया था, बाकी ज्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पे चैट गेबल ने उनको इंटरप्ट भी किया था। अब अगर रोमन रेंस के स्टेटस के ऊपर आए तो भाई देखो यहाँ से एक जो सिंपल सी बात दिख रही है वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंस वाली सिचुएशन को साइड ही कर दिया है, ना वो उनको रॉ पे डाल रहे ना उनको स्मैकडाउन पे डाल रहे, ताकि जो अनसर्टेनिटी है वो बने रहे रोमन रेंस के फ्यूचर के साथ कि वो किस ब्रांड के ऊपर लैंड करने वाले हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी रोमन रेंस के आने का चांस है, डब्ल्यूडब्ल्यू अपना ऐसा प्लान्स में रखे क्योंकि नेटफ्लिक्स वाली डील होने वाली है। तो अभी इस चीज को थोड़ा सा, ताकि फैंस यहाँ पे सिर्फ स्पेकुलेट करें और कुछ क्लैरिटी ना मिले ब्लड लाइन की स्टोरी के बारे में, और साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है अगर रोमन रेंस किसी ब्रांड के ऊपर नहीं आते, क्योंकि रोमन रेंस जिस ब्रांड के ऊपर लैंड होंगे फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी को वहां पर शिफ्ट करने का मौका है। और जैसा पॉल हेमन ने बताया कि इमीडिएट फ्यूचर में रोमन रेंस आने भी नहीं वाले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सिर्फ ये ड्राफ्ट को हाइप करने के लिए रोमन रेंस को पहले पूल में डाला था, बल्कि एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यू का कभी प्लान ही नहीं था कि वो रोमन रेंस को किसी एक ब्रांड के लिए एक्सक्लूसिव करें। और यहां से रोमन रेंस का स्टेटस ओपन है कि वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी जा सकते हैं और वो स्मैकडाउन के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये मुझे बोलूं सही में तो एक इंटरेस्टिंग मूवी लगा, क्योंकि इससे अब रोमन रेंस कहां आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो और ज्यादा एक शॉकिंग एलिमेंट बना के ऐड करेगा। बाकी गाइस अगर आपको देखो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।